So once again, very good afternoon to all of you. Let us start M19.4, right? So in M19.4, we have seen few properties of adjoint, right? And based on adjoint, how we are calculating A inverse. So based on, we have seen few properties, and today we are going to see few properties more in detail. Then we are going to see our application of determinant, that where we are going to use those and how we are going to use all these concepts. And after that, we'll be seeing all the examples based on it, right? So the first ever property or very first property we are going to see A into equal to determinant A into I, right? That was A into adjoint A is equal to adjoint A into A equal to determinant A into I. Now, if we see it in detail, right, that what is the reason behind it, that we have not discussed yesterday. We all know that A can be written as A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33. Now to find adjoint from A, what we have to do? Can anyone tell me? A से अगर adjoint find करना है तो हम क्या करेंगे? What are the steps? We are following few steps. Anyone do it fast? Just raise your hand. It is very much easy. बोलो एबिन, हम ए से एडजॉइंट कैसे फाइंड करते थे, क्या क्या स्टेप्स फॉलो करते थे? सर पहले कोफैक्टर देखना है फिर उसका ट्रांसपोज करना है, वरना वाइस वर्सा। हाँ, नहीं तो वाइस वर्सा, यस, नहीं तो ट्रांसपोज लेके कोफैक्टर कर सकते हैं, राइट? चलो, तो अगर मैं कोफैक्टर मैट्रिक्स लिख रहा हूँ तो कोफैक्टर मैट्रिक्स मेरा हो जाएगा A11 कैपिटल, ऑफ कोर्स A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33. ओके, अब इसका ट्रांसपोज करूंगा तो मुझे मिलेगा एडजॉइंट. So my adjoint will be transpose of this, that is A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A. So this is my A and this is my adjoint A. तो चलो उसको मल्टीप्लाई करते हैं और देखते हैं कि हमें क्या मिल रहा है. ओके, so A into adjoint A. So here my A is A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33. It will be multiplied with adjoint A, that is capital A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33. Chalo, now I am going to multiply both of this. So how we are supposed to multiply? Always into row into column. A12 into capital A12 plus A13 into capital A13. What I will get? Anyone? अगर A11 into capital A11 plus A12 into capital A12 plus A13 into capital A13 मुझे क्या मिलेगा? Anyone? You can type in chat box as well, right? Or you can raise your hand. दो प्रॉपर्टीज हमने देखी थी. यस, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, अगर कोई भी डिटर्मिनेंट की रो के एलिमेंट्स उसके कॉरेस्पॉन्डिंग कोफैक्टर एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई करोगी तो आपको डिटर्मिनेंट मिलेगा. चलो, अब A11, A12, A13 इसको अगर इसके साथ मल्टीप्लाई करूँ तो A11 इंटू A21, A12 इंटू A22, A13 इंटू A23, मतलब इस रो को मैंने मल्टीप्लाई किया है दूसरी रो वाले एलिमेंट से A21, A22, A23.
जो अभी कॉलम बन गए हैं, तो उसका मल्टीप्लीकेशन क्या आएगा? 0। हमारी वो सारी प्रॉपर्टीज यहाँ पे क्लियर हो रही है स्टूडेंट्स, जो हमने दो फॉर्मूला वहां पे देखी थी, राइट? कि हर एक रो को अगर उसी की रो के कोफैक्टर्स के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा डिटर्मिनेंट, और कोई दूसरी रो से मल्टीप्लाई करोगे तो 0। इन द सेम वे इसको, ये दूसरी तीसरी रो है जो अभी कॉलम के फॉर्म में है ट्रांसपोज की वजह से, तो ये भी आपका हो जाएगा 0। दूसरी रो को पहली रो के साथ मल्टीप्लाई करोगे यू विल गेट 0। दूसरी रो को दूसरी रो के साथ मल्टीप्लाई करोगे यू विल गेट डिटर्मिनेंट। दूसरी रो को तीसरी रो के साथ मल्टीप्लाई करोगे यू विल गेट 0। इन द सेम वे तीसरी रो को पहली रो के साथ मल्टीप्लाई करोगे 0, तीसरी रो को दूसरी रो के साथ मल्टीप्लाई करोगे 0, एंड तीसरी रो को तीसरी रो के साथ मल्टीप्लाई करोगे डिटर्मिनेंट ए। सो दिस वाज द फर्स्ट एवर प्रॉपर्टी जो हमने देखी थी कोफैक्टर के बारे में। हाँ, यस एबिन, राइट, एग्जैक्टली वो ए इनवर्स वाली फॉर्मूला यहीं से आई है एबिन। ऐसा, और ए इनवर्स से हम इसको प्रूफ नहीं कर सकते, एग्जैक्टली ए इनवर्स वाली फॉर्मूला यहाँ से आई है। सो अब अगर मैं डिटर्मिनेंट कॉमन निकाल रहा हूँ, सिंस इट इज मैट्रिक्स, मैं सभी जगह से कॉमन निकाल सकता हूँ। सो दिस विल बी डिटर्मिनेंट into this matrix will be 1 0 0 0 1 0 0 0 1. So finally I can write as A into adjoint A will be equal to determinant A into Y. Is it clear? ओके, ये कल मैंने आपको दिखाया था, इसका प्रूफ नहीं दिखाया था, राइट? एग्जैक्टली ए इनवर्स की फॉर्मूला आपकी यहाँ से आई है। चलो ए इनवर्स की फॉर्मूला कैसे मिलेगी आपको? आप जस्ट ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करें दोनों जगह, ठीक है? सपोज मैं लेफ्ट हैंड साइड से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, सो हियर माय ए इनवर्स इनटू ए इनटू एडजॉइंट ए, दिस ऑल थ्री आर मैट्रिसेस। समझना, मैं ए इनवर्स इधर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ इज इक्वल टू ए इनवर्स डिटर्मिनेंट ए इनटू आई। इस तरीके से मैं लेफ्ट हैंड साइड से इनवर्स मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। नाउ वी ऑल नो दैट मैट्रिसेस के मल्टीप्लिकेशन में क्यूमुलेटिव लॉ एप्लीकेबल नहीं है, बट एसोसिएटिव लॉ एप्लीकेबल है। तो मैं पहले इन दोनों का मल्टीप्लाई करूंगा तो भी सेम आंसर आएगा। सो ए इनवर्स ए विल बी आई, राइट? So this will be I into adjoint A, and I multiplied with any matrix will give you that matrix only, is equal to, अब यहाँ पे डिटर्मिनेंट एक स्केलर क्वांटिटी है तो बाहर ही रहेगा, A इनवर्स into I multiplied with any matrix inverse, since it is a scalar quantity वो उस तरफ चला जाएगा, तो A इनवर्स आपको मिलेगा 1 upon determinant A into adjoint A. So everybody clear in this? एग्जैक्टली यहाँ से ये फॉर्मूला आई है ए इनवर्स की। सबसे पहले मैंने आपको ए इनवर्स की फॉर्मूला दिखाई थी जिसके बेस पे आपने क्वेश्चन शायद सॉल्व नहीं किए हैं, राइट? जो आपको करने थे, तो वो यहाँ से आई है। और ये प्रॉपर्टी कैसे आई वो मैंने आपको समझा दिया। अब ये प्रॉपर्टी क्लियर है तो इसके बेस पे से हम बहुत सारी चीजें और भी बहुत सारी प्रॉपर्टी सीख सकते हैं। तो यहाँ तक सबको क्लियर है? क्या हम आगे बढ़े और प्रॉपर्टीज देखें? राइट, सिंगुलर्स के सिंगुलर मैट्रिक्स तो मैंने आपको दिखा दिया था कि कोई भी मैट्रिक्स सिंगुलर है मतलब उसका डिटर्मिनेंट 0 है। नॉन सिंगुलर मतलब डिटर्मिनेंट इज नॉट 0। ओके, इसके बाद कुछ थियरम्स आपको याद रखने हैं डायरेक्टली विदाउट एनी प्रूफ। ओके, उनका कोई प्रूफ नहीं है। सो दिस इज योर फर्स्ट नोट दैट स्टूडेंट्स व्हाई यू आर नॉट गिविंग एनी रिस्पांस। आप लोग कुछ रिस्पांस नहीं दे रहे हो आज? चलो, नॉट ओके। So let us see few notes over here first. If A and B are non-singular matrices of same order, then A into B and B into A are also non-singular matrices of same order. Okay, what they are telling is if A and B both are non-singular matrices, अब non-singular matrices मतलब उनका determinant not equal to 0 होना चाहिए। अब determinant not equal to 0 तो obviously वो square matrices होंगी, क्योंकि square matrices का ही determinant निकलेगा। तो if A and B both are नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर, दोनों का ऑर्डर n है, तो A इंटू बी एंड B इंटू ए ये दोनों आपके नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस होंगे। मतलब अगर आप डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी फाइंड करोगे तो वो भी नॉट इक्वल टू 0 मिलेगा, एंड डिटर्मिनेंट ऑफ बी ए फाइंड करोगे वो भी नॉट इक्वल टू 0 मिलेगा। इफ दिस कंडीशन प्रिवेल्स देन इम्प्लाइज दिस। इज इट क्लियर? एंड इसको हमें बिना प्रूफ के लेना है, उसकी मदद से आप इसको प्रूफ कर सकते हो।
राइट, बट अगेन वो थियरम हम बिना प्रूफ के देखेंगे। हाँ, अब ये हमें पता ही है, ये n बाई एन है, तो a इंटू बी क्या होगा, ये n कैंसल, तो ये n बाई एन ही होगा, और बी ए क्या होगा, वो भी n बाई एन ही होगा, क्योंकि n कैंसल और n बाई एन, तो वो ऑर्डर सेम है, वो तो क्लियर है। हाँ नहीं, इन दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए, इट इज द कंडीशन इन थियरम, तभी तो दोनों का प्रोडक्ट दोनों, तभी तो दोनों का प्रोडक्ट पॉसिबल होगा, क्योंकि अगर ऑर्डर सेम नहीं होगा, n बाई एन m बाई m होगा, तो उनका प्रोडक्ट पॉसिबल ही नहीं होगा। इज इट क्लियर? बाकी सारी चीजें समझाने के लिए इसको मुझे रब करना पड़ेगा, तो ये चीजें क्लियर है ना? रब कर दूं? बीच बीच में कुछ सुनाई नहीं देता है, ओके वेट, जस्ट लेट मी नो, क्या जब भी आपको बीच बीच में सुनाई नहीं दे तो जस्ट लेट मी नो, वो चीज मैं वापस रिपीट कर दूंगा। ओके, इंटरनेट की वजह से वो चीजें हो सकती हैं। ओके, तो जब भी आपको ना सुनाई दे, जस्ट डू लेट मी नो इन चैट बॉक्स दैट सर प्लीज रिपीट, और वी कुड नॉट हियर दैट पार्ट। ओके, सो तो ये तो क्लियर हो गया होगा, a इंटू एडजॉइंट दैट इज एडजॉइंट a इंटू a इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट a इंटू i। ओके, चलो अब इसके बेसिस पे जो समझाना है, तो मैं आपको बता रहा था दो थियरम आपको डायरेक्टली याद रखने हैं, तो उसमें से एक थियरम मैंने अभी आपको बता दिया। ओके, लेट अस सी अबाउट नेक्स्ट, जो हमने कल एग्जांपल में यूज भी किया था, ठीक है। नाउ दैट थियरम इज इफ डिटर्मिनेंट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ, एक मिनट, द डिटर्मिनेंट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द रिस्पेक्टिव सर डिटर्मिनेंट। रिकॉर्डिंग ऑन नहीं हुआ है सर? रिकॉर्डिंग ऑन नहीं है? नहीं, ऑन है, ऑन है, रिकॉर्डिंग चल रहा है। ओके, सो समझना, अगर मुझे a इंटू बी का डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, राइट, जहाँ पे a और b आपके मैट्रिसेस हैं, तो a इंटू बी का डिटर्मिनेंट वो होगा डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ b। ओके, तो जस्ट दिस इज योर थियरम 2, जिसको अभी फिलहाल हमें विदाउट प्रूफ लेना है, राइट, कि अगर a b मैट्रिसेस है तो डिटर्मिनेंट ऑफ a b विल बी इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ b। तो ये दो थियरम हमें विदाउट प्रूफ लेने हैं। ओके, अब इसको अगर हम जानते हैं तो इसके पहले वाला डिटर्मिनेंट हम इसके पहले वाला थ्योरम हम प्रूफ कर सकते हैं। क्या था पहले वाला थ्योरम? अगर A नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, B नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, तो ए बी एंड बी ए भी आपके नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होंगे, तो ये भी नॉन जीरो होगा एंड बी ए भी नॉन जीरो होगा, राइट। ये पहला थ्योरम था। अब वो क्लियर है यहाँ से, बिकॉज ये A इंटू बी होगा और वो B इंटू ए होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ B इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए, और सिंस दोनों में से कोई भी जीरो नहीं है तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए भी आपका जीरो नहीं होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ बी ए भी आपका जीरो नहीं होगा। ओके, सो डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी शुड बी इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी। ये दो थियरम हमें विदाउट प्रूफ लेने हैं। चलो, तो ये एक हो गया, ये हो गया। अब इसके बेसिस पे और भी बहुत सारी फॉर्मूला, ओके, और इम्पोर्टेंट ऑब्जर्वेशन जो हमें काम आएंगे। चलो, अब यहां से मैं एक नई चीज देने जा रहा हूं कि अगर ए स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर n है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए क्या होगा वो हमें फाइंड करना है। ओके, समझना, वी हैव टू फाइंड डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए। डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए क्या होगा वो मुझे फाइंड करना है, और इसके बेस से, ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, इसके बेस से जेई में कई क्वेश्चंस आते हैं एवरी टाइम, राइट। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। So we have to find determinant of adjoint A, right? I think it will be much clearer. तो ये मुझे फाइंड करना है, ओके, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। चलो, इसको हम कैसे फाइंड करेंगे तो समझना। अभी हमने ये प्रॉपर्टी देखी, इसकी मदद से हम इसको फाइंड करेंगे, राइट। हमने क्या देखा कि A इंटू एडजॉइंट A इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट A इंटू I। अब मुझे एडजॉइंट का डिटर्मिनेंट चाहिए, तो मैं दोनों जगह पे डिटर्मिनेंट ले रहा हूँ, ठीक है। अब ये चीज समझने के लिए मैं इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिख रहा हूँ, क्योंकि अगर मैट्रिक्स फॉर्म में नहीं लिखूंगा तो इट विल बी डिफिकल्ट फॉर यू। लेट अस एज्यूम दैट इट इज 3/3, सो माय आई विल बी 1 0 0 0 1 0 0 0 1, and if I multiply my determinant a with 1, this will be determinant a, determinant a, determinant a. So this is your determinant a into I, and this is your A into adjoint A that we have to find out.
ओके चलो अब मुझे डिटर्मिनेंट फाइंड करना है. सो लेट अस अप्लाई डिटर्मिनेंट ऑन बोथ द साइड्स. So determinant of adjoint A into adjoint A will be equal to determinant of A into I. So that will be determinant of this matrix, right? चलो अब मुझे ये पता है अगर दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट है, टू मैट्रिसेस प्रोडक्ट में है तो डिटर्मिनेंट दोनों को लग जाएगा. सो इट विल बी योर डिटर्मिनेंट A, डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट A. यहाँ पे अब ये मैट्रिक्स नहीं रहा है स्टूडेंट्स, अब ये आपका डिटर्मिनेंट बन गया है. ओके चलो अब ये डिटर्मिनेंट में से अगर मुझे डिटर्मिनेंट ए को कॉमन निकालना है तो या तो मैं इसको हर रो वाइज कॉमन निकाल सकता हूँ या कॉलम वाइज कॉमन निकाल सकता हूँ. तो हर एक रो में से मैं डिटर्मिनेंट ए को कॉमन निकाल सकता हूँ तो मेरे पास बाहर डिटर्मिनेंट ए क्यूब कॉमन निकलेगा. इजंट इट? सपोज मैंने पहली रो से डिटर्मिनेंट ए को निकाला, दूसरी रो से निकाला, तीसरी रो से निकाला. So this is my determinant A into adjoint A or determinant of adjoint A, which is equal to determinant of A cube into determinant of I. अब हमें पता है इसका डिटर्मिनेंट क्या होता है 1. So it will be equal to determinant of A cube into 1. This will be equal to determinant of A into determinant of adjoint A, where your determinant of adjoint A will be equal to A cube by A, that is determinant of A square. So moral of the story, अगर A मैंने 3/3 मैट्रिक्स लिया तो मुझे आंसर मिला डिटर्मिनेंट A स्क्वायर. तो अगर मैं A n/n मैट्रिक्स दूंगा तो इसका आंसर मुझे मिलेगा डिटर्मिनेंट A टू द पावर n-1, where what is your n? N is order of your matrix, where your A is n/n matrix. Is it clear? Should I repeat it once again? कि डिटर्मिनेंट A आपका होगा या डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ A will be determinant A to the power n-1. Okay. Shall I repeat this once again? Okay, I am repeating it once again. समझना. मैंने बोला था इसकी मदद से हम बहुत सारी चीजें प्रूफ करेंगे, उसमें से ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है. राइट बाकी सारी फॉर्मूला 5 टाइम्स लिख रहे हो, ये मेरी तरफ से और 5+5 फ्री, ये 10 टाइम्स लिखो. राइट बहुत फायदा होगा, याद करोगे मुझे जेई एग्जाम में. सो डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए इक्वल टू डिटर्मिनेंट ए टू द पावर n-1. दैट्स इट. राइट अब वो कैसे किसके लिए होगा? when your A is n/n matrix, or I can say n is order of your matrix. So we all know that A into adjoint A is equal to adjoint A into A equal to determinant A into I. तो पहले मैंने इसको रखा, दोनों जगह पे मैंने डिटर्मिनेंट ले लिया. सिंस यहाँ पे मैट्रिसेस का प्रोडक्ट है, मैं दोनों के डिटर्मिनेंट को इंडिविजुअली फाइंड करके उनका प्रोडक्ट करके फाइंड कर सकता हूँ. यहाँ पे डिटर्मिनेंट A इंटू आई आपका हो जाएगा डिटर्मिनेंट A 0 0 0 डिटर्मिनेंट A 0 0 0 डिटर्मिनेंट A. अब उसका मुझे पूरे मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट लेना है, तो अभी आपका डिटर्मिनेंट हो चुका है. इसका डिटर्मिनेंट निकालने के लिए मैं डिटर्मिनेंट A को रो वाइज कॉमन ले रहा हूँ. तो यहाँ से पहली रो से डिटर्मिनेंट A कॉमन, दूसरी रो से डिटर्मिनेंट A कॉमन, तीसरी रो से डिटर्मिनेंट A कॉमन. तो ये आपका हो गया डिटर्मिनेंट A क्यूब. So determinant A into determinant adjoint A is equal to determinant A cube into determinant of unitary matrix, identity matrix, sorry. तो इसका डिटर्मिनेंट आपको मिल जाएगा 1. अब ये डिटर्मिनेंट एक एक कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे आपको मिलेगा डिटर्मिनेंट A होल स्क्वायर. सो डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट A इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट A होल स्क्वायर, एंड डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट A will be equal to determinant of A to the power n-1 for n cross n matrix, or for a matrix which is having order n. So is it clear now? Students, please give me some response. बाकी सारे स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं, सो रहे हैं क्या? ओके चलो, shall we move forward? नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखें. ओके चलो, ए इनवर्स कैसा है वो भी मैंने आपको समझा ही दिया था. राइट फिर ठीक है, इसके अलावा और कोई देखने की जरूरत नहीं है. राइट वी आर हैविंग दिस प्रॉपर्टीज. अब इसके बाद मैं आपको दिखाने वाला हूँ एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट्स एंड मैट्रिसेस कि वो हम कैसे यूज करेंगे. मैं एक्स्ट्रा दे रहा हूँ जिनका
मतलब ध्यान रखना, रिकॉर्डिंग से या कैसे भी लिख सकते हो। सबसे पहली चीज, सपोज मेरा डिटर्मिनेंट ऐसा है ए बी सी 0 0 0 0 0 0, ओके, मतलब ये डिटर्मिनेंट एग्जैक्टली ये मैट्रिक्स नहीं है, एज्यूम दैट इट इज डिटर्मिनेंट, ओके। फिर ए बी सी डी ई एफ 0 0 0, उसके बाद ए बी सी डी ई एफ 0 0 0। तो आपको फाइनल आंसर मिलेगा ए इंटू बी इंटू सी। आई एम रिपीटिंग इट वंस अगेन, ओके ओके, सो वॉइस कट हो गया था, ओके चलो ठीक है, आई एम रिपीटिंग इट वंस अगेन। दिस इज कॉल्ड योर डायगोनल मैट्रिक्स, ओके, दिस इज कॉल्ड योर डायगोनल मैट्रिक्स। हाँ हर्षा सिखा रहा हूँ, वेट, दिस इज कॉल्ड योर डायगोनल मैट्रिक्स, जिसमें सिर्फ डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं, बाकी सारे एलिमेंट्स जीरो। दिस इज कॉल्ड योर लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ओके, सो दिस इज कॉल्ड योर डायगोनल मैट्रिक्स, जिसमें आपके डायगोनल के अलावा बाकी सारे एलिमेंट होते हैं जीरो। दिस इज कॉल्ड योर लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, जहां पे लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में लोअर ट्रायंगुलर के अलावा बाकी सारे एलिमेंट होते हैं जीरो। फिर दिस इज कॉल्ड योर अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, जहां पे अपर ट्रायंगुलर के अलावा बाकी सारे एलिमेंट्स होते हैं जीरो। तो जब भी ऐसे तीनों मैट्रिसेस का आपको डिटर्मिनेंट लेना हो, तो उसका डिटर्मिनेंट आपको डायरेक्टली मिलेगा, दैट इज योर प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स। इसका प्रोडक्ट ए इंटू बी इंटू सी, यहाँ पे भी इसका प्रोडक्ट ए इंटू बी इंटू सी, और यहाँ पे भी इसका प्रोडक्ट ए इंटू बी इंटू सी। तो वेनेवर जब भी आपको ऐसे मैट्रिसेस का डिटर्मिनेंट फाइंड करना हो जो आइदर डायगोनल मैट्रिसेस हो या लोअर डायगोनल मैट्रिसेस हो, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिसेस या अपर ट्रायंगुलर मैट्रिसेस हो, तो उनका डिटर्मिनेंट आपको मिलेगा, राइट, ए इंटू बी इंटू सी। हाँ यस, राइट। और आपको याद हो तो ये जो ट्रायंगुलर फॉर्म था, जो हम मैट्रिसेस वाले क्वेश्चन में फॉर्म कर रहे थे, 1 0 0 1 0 और फिर 1, तब मैं वहां पे बताने वाला था कि इसका एक नाम है, राइट, बट ऑलरेडी हम वो प्रोसेस नहीं पहले सीख रहे थे, इसलिए मैं उसका नाम नहीं बता पाया। नाउ लेट मी टेल यू दिस बोथ नेम्स। तो पहली वाली एप्लीकेशन में जब हम इसको ऐसा कन्वर्ट कर रहे थे कि यहाँ पे होना चाहिए 1 1 1, 1 के नीचे इधर 0 0, यहाँ पे 0, फिर यहाँ पे कुछ, अब यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, ओके। फिर दूसरे वाले एप्लीकेशन में इनवर्स फाइंड करने के लिए हम इन तीन जगह पे, आफ्टर दैट विद द हेल्प ऑफ दिस, ऊपर 0 और नीचे 0, और यहाँ से दोनों जगह ऊपर 0। सो दिस फॉर्म इज कॉल्ड रो इकलन फॉर्म। रो वाइज आपने इकलन कर दिया है, रो इकलन फॉर्म, okay, and this is called your reduced row echelon form। वो सिर्फ इनका नाम है, अरे तो ये सिर्फ आप जनरल नॉलेज के लिए याद रख सकते हो, दिस इज कॉल्ड योर रो इकलन फॉर्म एंड दिस इज कॉल्ड योर रिड्यूस्ड रो इकलन फॉर्म। और जो मेथड हम करते थे, मैं सारी चीजें समझाऊंगा, वापस समझाऊंगा, ये सब आपको बस नाम बता रहा हूँ। यहाँ पे जो हम मेथड फॉलो करते थे कि इसको 1 करके 0 0, फिर इसको 1 करके 0, फिर इसको 1, फिर यहाँ पे 1 करके 0 0, ये 1 कर बोला जाता है पूरी की पूरी मेथड को यहाँ पे गॉस एलिमिनेशन मेथड, and here this method is called Gauss Jordan method, okay, so this method is called Gauss elimination method, okay, and पूरा आएगा elimination, and here this method is called Gauss Jordan method, okay, तो वो मेथड का नाम है। वो सारी चीजें आप इंजीनियरिंग कॉलेज में ज्यादा यूज करोगे,
व्हेन इनिशियली आप मैथ्स 1 मैथ्स 2 मैथ्स 3 मैथ्स 4 में पढ़ोगे, राइट? ये आपको मैथ्स 1 में ही आ जाएगा। चलो, सो अगर आपका मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स है, या अपर ट्रायंगुलर या लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, या अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, तो जब भी आप उसका डिटर्मिनेंट निकालोगे तो उसका डिटर्मिनेंट आपको मिलेगा प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल एलिमेंट्स, राइट? अब वो कॉमन सेंस है, आप अगर यहाँ से निकाल रहे हो डिटर्मिनेंट तो एक ही एलिमेंट से निकल जाएगा, तो a इंटू बी जीरो जीरो सी, तो वो ABC हो जाएगा। आप यहाँ से रो वाइज निकाल रहे हो तो a इंटू बी सी माइनस जीरो, ए इंटू बी सी हो जाएगा। यहाँ पे कॉलम वाइज निकाल रहे हो तो a इंटू बी सी माइनस जीरो, ए इंटू बी सी हो जाएगा, राइट? तो आप डायरेक्टली वो भी कर सकते हैं, पर ये चीज अलग से इसलिए दिखा रहा हूँ कि उतना भी क्यों करना है, डायरेक्ट लिख ही देना है। जब भी डायगोनल मैट्रिक्स दिखेगा ABC खत्म, लोअर ट्रायंगुलर दिख रहा है ABC खत्म, अपर ट्रायंगुलर दिख रहा है ABC खत्म। और ये तो आपके जनरल नॉलेज के लिए सारे नाम है। दिस इज कॉल्ड योर रो इकोलन फॉर्म, दिस इज कॉल्ड योर रिड्यूस्ड रो इकोलन फॉर्म, दिस इज कॉल्ड योर गॉस एलिमिनेशन मेथड, दिस इज कॉल्ड योर गॉस जॉर्डन मेथड। आपको पता हो मैट्रिक्स वाले केस में हम गॉस एलिमिनेशन मेथड यूज कर रहे थे, पर पता नहीं था कि वो मेथड गॉस एलिमिनेशन मेथड है। ये कहाँ पे यूज कर रहे थे हम, राइट? Ax इज इक्वल टू बी वाली एप्लीकेशन में, जहां पे ओके जहां पे सॉरी वहां पे तो वो A इनवर्स करने के लिए, हाँ, जहां पे आपको ये बोला गया था कि आप पहले उसको रिड्यूस करो और फिर वापस मल्टीप्लाई करके फाइंड करो, तो इसको हम रिड्यूस कर रहे थे, राइट? रो वाइज जो इसमें चेंज हो रहा था वही इसमें भी रो वाइज चेंज हो रहा था, फिर वहां से वापस सिंप्लीफाई करके काम करते थे। वो बस उसका नाम है मनोज, उसका नाम है रो इकोलन फॉर्म। ओके, चलो, इन अ सेम वे ये जो रिड्यूस्ड रो इकोलन फॉर्म था ये हम कर रहे थे इनवर्स फाइंड करने के लिए, आपको याद हो तो हम क्या कर देते तब, a इंटू आई इज इक्वल टू ए, फिर इसमें रो वाइज ये फॉर्मूला अप्लाई करो तो इसमें रो वाइज अप्लाई होती थी, तो ये आपका आई हो जाता था और ये आपका हो जाता था, ओह सॉरी माय मिस्टेक, ए इंटू आई इक्वल टू ए लिख रहे हो तो इधर आई और ए को पकड़ देते, तो इसमें कॉलम वाइज तो इसमें कॉलम वाइज, तो या आई इंटू ए इक्वल टू ए, जब इधर आई में रो वाइज तो इसमें भी रो वाइज। ओके, ओके, सो इट इज जस्ट शायद अगर एग्जाम में काम आ जाए तो ये मैं क्लियर, कुछ जरूरी नहीं है। चलो लेट अस स्टार्ट अहेड। ओके, अब इससे आगे बढ़ते हैं। अब हम प्रॉपर्टीज देख रहे हैं। वॉइस कट हो रहा है आज, आज पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है बहुत। कट हो रहा है क्या बीच बीच में? नहीं तो कुछ एक काम करते हैं, लेट मी ट्राई डिफरेंट ऑप्शंस। ओके, ओके, गिव मी 1 मिनट, देखते हैं। क्या भी सुन पा रहे हैं? कैन यू हियर मी नाउ? स्टूडेंट्स, क्या अभी क्लियर है? अभी ब्रेक नहीं हो रहा है ना? ओके,
चलो तो शुरू करते हैं। चलो तो हमने ये देख लिया, अब हमें डिटर्मिनेंट की मेन एप्लीकेशन देखनी है। ओके, तो डिटर्मिनेंट की एप्लीकेशन भी सेम, एक जो हमने मैट्रिसेस की दो एप्लीकेशन देखे थे, इजंट इट? एक Ax इक्वल टू बी और एक ए इनवर्स फाइंड करने के लिए। तो डिटर्मिनेंट के भी दोनों एप्लीकेशन है, एक ए इनवर्स के लिए और एक Ax इज इक्वल टू बी में। तो ए इनवर्स वाला तो हमने देख लिया, ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए इनटू बी। अब हम देखेंगे फाइंड करना है एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट। ओके, हाँ हाँ, उसके बाद मैं रैंक ऑफ मैट्रिक्स पढ़ाऊंगा, ठीक है? पहले वो Ax इज इक्वल टू बी वाला देख लेते हैं। ओके, या नहीं तो पहले रैंक पढ़ लेते हैं, फिर Ax इक्वल टू बी देखते हैं, क्योंकि इतनी जगह में रैंक आपका क्लियर हो जाएगा। अच्छा, तो रैंक एक अलग टर्मिनोलॉजी है। सो एक नई टर्मिनोलॉजी है विच इज कॉल्ड रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए। इट्स सिंबल इज रो। क्या रैंक ऑफ मैट्रिक्स आपको एनसीईआरटी में दिया गया है? राइट, आई थिंक एनसीईआरटी में नहीं है। ओके, चलो समझ आए यहाँ पे। रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए, ओके, उसकी क्या डेफिनेशन है, वो कैसे डिफाइन है? ओके, ये समझना पड़ेगा। चलो, रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए, उसकी सबसे पहले एक आसान डेफिनेशन दिखा रहा हूं। दैट इज इट्स नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज इन इट्स इक्वलेंट फॉर्म। ये सबसे आसान डेफिनेशन है रैंक की, जो आपको मॉड्यूल में भी नहीं दी गई है। अगर मुझे ये मैट्रिक्स का रैंक निकालना है तो मैं आसानी से निकाल सकता हूँ। मैं कैसे निकालूंगा? उसको इक्वलेंट फॉर्म में कन्वर्ट करूंगा। इक्वलेंट फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए कौन सी मेथड यूज करूंगा? गॉस एलिमिनेशन, जो ऑलरेडी मैं यूज करके गया हूँ। मतलब इक्वलेंट फॉर्म मतलब क्या? 1 0 0, उसके बाद 1 0 और उसके बाद 1। एग्जैक्टली 1 नहीं होगा तो भी चलेगा, बट हम सिंप्लीफाई करने के लिए उधर 1 लेते हैं। ओके, सो अगर मान लो कोई भी मैट्रिक्स है, मुझे उसका रैंक फाइंड करना है। चलिए, ये भी एक लंबी डेफिनेशन है, मैं आपको एग्जांपल से। यहाँ तक की सारी प्रॉपर्टी क्लियर है ना? उसको इरेज कर दूं? क्या अभी भी वॉइस ब्रेक हो रही है क्या? लेट मी एक्सप्लेन यू फर्स्ट रैंक। ओके, समझना, क्योंकि ये रैंक अगर आप अच्छे से नहीं पढ़ोगे डेफिनेटली भूल जाओगे। आपके सीनियर्स को बहुत बार रिवाइज कराना पड़ा था रैंक का। ओके, चल, आपके मॉड्यूल में अगर कोई रैंक वाला क्वेश्चन है तो मैं उसी की मदद से समझाता हूँ।
ओके ठीक है, फिलहाल रैंक वाला कोई क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। चलो हम रैंडमली ले रहे हैं, समझ रहे हैं यहाँ पे। सपोज ये मेरा मैट्रिक्स है, अगर मुझे इसका रैंक फाइंड करना है तो मुझे इसको इसके रो इकोलन फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब इसको इसके रो इकोलन फॉर्म में मैं कैसे कन्वर्ट करूंगा? तो पहला एलिमेंट होना चाहिए 1, 1 की मदद से होना चाहिए 0 0। ओके, स्क्रीन ब्लर है, आज लगता है नेट में, आज नेट बहुत ही धोखा दे रहा है। चलो, स्क्रीन ब्लर है तो मैं डार्क मार्कर यूज कर लेता हूँ। 1 2 3 बड़ा बड़ा लिखता हूँ, 4 5 6 7 8 9। ओके, चलो। तो रैंक की अगर वो वाली डेफिनेशन से मैं आपको समझाऊंगा, ऑलरेडी रैंक वाले क्वेश्चन अब तक में है नहीं। लेट अस कीप दैट डेफिनेशन फॉर नाउ। लेट मी गिव यू द डेफिनेशन। अगर किसी भी मैट्रिक्स का रैंक आर है, या वो समझाने के लिए पहले चलो हम इसके माइनर ले लेते हैं, और यहाँ पे तो सारे माइनर। चलो, अगर रैंक ऑफ ए आपका आर है, दैट मीन्स ए के आप जितने भी माइनर लेंगे जिनका ऑर्डर आर है, राइट, वो सारे 0 होने चाहिए। ओके, जितने भी माइनर ऐसे जिनका ऑर्डर आर है, वो सारे के सारे 0 होने चाहिए। एंड एटलीस्ट 1 माइनर ऐसा होना चाहिए कि जिसका r+1 ऑर्डर हो, राइट, जो नॉट 0 होना चाहिए। एक मिनट, चल, अगर मेरा ए 3x3 मैट्रिक्स है, अब मैं उसका डिटर्मिनेंट निकाल रहा हूँ। जैसे इसका मैं डिटर्मिनेंट ऑलरेडी निकाल चुका हूँ। आपको याद है इसका डिटर्मिनेंट क्या आया था? कैन एनीवन रिमेम्बर दिस? ए इनवर्स वाले क्वेश्चन में हम ये देख रहे थे 0, राइट। तो यहाँ पे अगर आप देखें, जो मेरा 3x3 मैट्रिक्स है, उसका 3 ऑर्डर वाला माइनर मुझे कितना मिल सकता है? एक ही मिल सकता है, राइट। सो हियर माय डिटर्मिनेंट इज 0 व्हिच इज हैविंग ऑर्डर 3, जिसका ऑर्डर 3x3 है एग्जैक्टली। अब मैं एक ऑर्डर नीचे जाऊंगा, दैट इज कॉल्ड 2। अब ए 3x3 के लिए मुझे 2x2 माइनर्स लेने हैं, तो m 2x2 माइनर्स मुझे कितने मिल सकते हैं? हर एक एलिमेंट के लिए एक एक मिलेगा। So for 9 elements, I'll be having 9 such minors. Okay. Now I'm going to check all those minors. चलो, उसमें से कोई भी एक माइनर मैं पहले ले रहा हूँ। सपोज ये 1 2 4 5 जो 9 का माइनर होगा। सो 5 1 जा 5 माइनस 4 2 जा 8 which is -3 which is not equal to 0. That means ये जो A 3x3 मैट्रिक्स है, उसका थर्ड ऑर्डर का माइनर 0 है। थर्ड ऑर्डर के कितने माइनर पॉसिबल हैं? एक ही माइनर पॉसिबल है। तो जितने भी पॉसिबल है सारे के सारे 0 हैं, और उससे एक ऑर्डर कम, दैट इज सेकंड ऑर्डर का माइनर। सेकंड ऑर्डर का माइनर मेरा, सॉरी यहाँ पे लिखना रहेगा, सेकंड ऑर्डर का एटलीस्ट एक माइनर मेरा नॉन जीरो है। सेकंड ऑर्डर का एटलीस्ट एक माइनर मेरा नॉन जीरो है, तो बाकी सारे देखने की जरूरत ही नहीं है। तो यहाँ पे मेरे मैट्रिक्स का रैंक हो जाएगा ये
R, and what is our R over here? 2. Okay, I am explaining once again, पूरा का पूरा वापस समझा रहा हूँ. Okay, फिर क्योंकि मैं आपको दूसरी डेफिनेशन क्यों बता रहा था समझना, फिर मैं वापस इस डेफिनेशन पे इसलिए आ गया क्योंकि जब जेई के कुछ क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे, जैसे आपके सीनियर्स को मैं रैंक बूस्टर के करा रहा था, तो उसमें ये कंसेप्ट वाले क्वेश्चन थे. ठीक है, तो ये कंसेप्ट से हमने सॉल्व किया था. बट जब आपको रैंक निकालना हो, तो रैंक निकालने के लिए अगर ऐसे करते जाओगे तो मर जाओगे. रैंक निकालने के लिए ये बहुत डिफिकल्ट मेथड है. तो रैंक इसका कैसे निकालूंगा वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, वो दूसरी डेफिनेशन से. दोनों डेफिनेशन क्लियर होनी जरूरी है. तो किसी भी मैट्रिक्स का रैंक एक नॉन जीरो नंबर है आर, वेयर आर इज योर पॉजिटिव नंबर एज वेल एज जीरो, नॉन नेगेटिव नंबर, जीरो भी हो सकता है, सच दैट उसकी कंडीशन क्या है कि आपके मैट्रिक्स के आर से बड़े, राइट, आर से बड़े सारे माइनर्स, मतलब R+1, R+2, R+3, वो जितने भी अवेलेबल है सारे के सारे जीरो होने चाहिए. और आर्थ ऑर्डर वाला माइनर एटलीस्ट एक ऐसा होना चाहिए जो नॉन जीरो. ओके, रिपीटिंग इट वंस अगेन. कोई भी मैट्रिक्स का रैंक डिफाइन है आर, और वो तभी डिफाइन है आर जब वो मैट्रिक्स के आर से ऊपर वाले सारे डिटर्मिनेंट या आर से ऊपर के ऑर्डर वाले सारे के सारे मैट्रिक्स जितने भी मैं ले रहा हूं उन सबका डिटर्मिनेंट क्या हो जाए, जीरो. और आर्थ ऑर्डर वाले जितने माइनर लूंगा उसमें से एटलीस्ट एक माइनर ऐसा मिल जाए, एटलीस्ट एक, जो नॉन जीरो है. ओके, सो यहाँ पे जो मेरा A3/3 मैट्रिक्स है, तो इसका अगर मैं 3/3 मतलब इसी का डिटर्मिनेंट फाइंड करूंगा, डिटर्मिनेंट ए. अब मुझे पता है डिटर्मिनेंट ए का ऑर्डर क्या है, 3/3. तो डिटर्मिनेंट ए 3/3 मेरा आंसर क्या आ रहेगा, जीरो, क्योंकि इसका डिटर्मिनेंट मैं ऑलरेडी फाइंड कर चुका हूँ. सारा सोल्यूशन हमने किया था, आपको याद हो, इनवर्स जब हम पढ़ रहे थे. तो ये ऑलरेडी आपका हो गया जीरो. इफ दिस इज जीरो दैट मीन्स अवर R+1 इज जीरो. अब हमें नीचे जाना है, उसका एक ऑर्डर नीचे जाना है. 3 का एक ऑर्डर नीचे मतलब 2/2. अब 2/2 वाले कितने डिटर्मिनेंट यहाँ पे पॉसिबल है, 2/2 वाले कितने डिटर्मिनेंट यहाँ पे पॉसिबल है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, हर एक के लिए मिल जाएगा, राइट. हर एक के लिए हमें 2/2 मिलेंगे. सो हमें 9 माइनर्स मिलेंगे बिकॉज वी आर हैविंग टोटल 9 एलिमेंट्स. अगर इसका माइनर चाहिए तो इसके एक 5 6 8 9, इसका चाहिए तो 4 6 7 9. तो इस तरीके से हमारे पास 9 माइनर्स अवेलेबल होंगे. तो सबसे पहले आपका विष्णु क्वेश्चन क्लियर हो गया कि 9 माइनर्स कैसे अवेलेबल होंगे. अब वो 9 माइनर में से एक माइनर मैंने लिया जो 9th का माइनर है, दैट इज 1 2 4 5, विच इज नॉट इक्वल टू जीरो. अब मुझे सिर्फ एक ही माइनर ऐसा दिखाना है कि जो नॉट इक्वल टू जीरो है, तो यहाँ पे उसका रैंक हो गया 2. रैंक ऑफ मैट्रिक्स विल बिकम 2 क्योंकि उसकी डेफिनेशन से ये मैच कर रहा है. एटलीस्ट एक आर्थ ऑर्डर वाला माइनर नॉन जीरो होना चाहिए और R+1 ऑर्डर वाला जीरो होना चाहिए. फिर आपको पूछा है कि जैसे हर्षा पूछ रहे हैं, सर अगर M2/2 सारे के सारे जीरो होंगे देन हाउ टू फाइंड M1/1. ऑब्वियसली हर्षा M1/1 मतलब यही होगा, राइट. मतलब ये 7 4 1 हर एक ईच एंड एवरी एलिमेंट. ओके, अगेन वॉइस ब्रेक हो रहा है. पूरा इसका okay, I have also one solution, let us try that. अभी अभी भी ब्रेक हो रहा है क्या, स्क्रीन भी स्टक हो गई है. सो एक काम करते हैं, लेट अस वेट फॉर 1-2 मिनट्स क्योंकि इंटरनेट क्या कर सकते हैं भाई.
पॉसिबिलिटीज देखते हैं। ओके, सो अगर ए मेरा 3x3 मैट्रिक्स है, ओके, अब ओके, सो मैं क्या बोल रहा था, यहाँ पे ए मेरा 3x3 मैट्रिक्स है। ओके, हाँ हाँ, एक एक करके सारे डाउट आंसर करता हूँ। पहले मुझे एक चीज ये पहले क्लियर कर लेने दो। सो अगर ए आपका 3x3 मैट्रिक्स है, अब मैं उसका 3x3 ऑर्डर का माइनर निकाल रहा हूँ, दैट इज वो उसका खुद का डिटर्मिनेंट होगा। तो वो डिटर्मिनेंट अगर 0 आ रहा है तो अब मैं 2x2 की तरफ नीचे आगे बढ़ूंगा। अब यहाँ पे 2x2 वाले मुझे कितने माइनर्स मिल सकते हैं? 9 माइनर्स में से मैंने सिर्फ एक माइनर देखा जो नेगेटिव है और मतलब नॉन जीरो है। अब अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, अगर आर ऑर्डर वाला एक भी माइनर ऐसा है जो नॉन जीरो है और r+1 ऑर्डर वाले जितने माइनर हैं सारे के सारे जीरो हैं, तो वो वाले मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट, वो वाले मैट्रिक्स का रैंक हो जाएगा r। दिस इज डेफिनेशन ऑफ रैंक। सो यहाँ पे मेरा रैंक हो जाएगा 2। अब आप यहाँ से जो क्वेश्चन पूछ रहे हो वो देखते हैं। तो सबसे पहले हर्षा ने क्वेश्चन पूछा कि सर अगर 2x2 के सारे माइनर 0 हो रहे हैं तो 1/1 के माइनर हम क्या लेंगे? तो 1/1 के माइनर आपके ये सारे एलिमेंट्स आएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, राइट? ये सारे के सारे एलिमेंट्स आएंगे जो दिए गए हैं। तो अगर सारे के सारे एलिमेंट्स आपको 0 0 0 दिए गए हैं तो 1/1 के माइनर भी आपके सारे आ जाएंगे 0 0 0 वहां पे। अब यहाँ पे 1/1 का माइनर मेरा क्या आ रहा है? यहाँ पे वो भी नॉन जीरो है, ठीक है। अब विष्णु पूछ रहे हैं कि सर 3x3 इज नॉट जीरो, देन व्हाट इज रैंक? अगर 3x3 आपका नॉट जीरो है तो योर रैंक विल बी 3, बिकॉज अकॉर्डिंग टू कंडीशन रैंक फाइंड करने के लिए एटलीस्ट आर ऑर्डर वाला ऐसा होना चाहिए जो नॉट इक्वल टू जीरो। तो अगर 3x3 भी आपका नॉट इक्वल टू जीरो है तो दैट विल बी योर रैंक। ओके, चलो। हाँ, अगर कोई एनी वन एलिमेंट जीरो है तो चलेगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। सारे के सारे एलिमेंट जीरो नहीं होने चाहिए। तो यहां से मैं आपको एक चार्ट दिखा रहा हूं कि हमें रैंक कैसे फाइंड करना है। ओके, सपोज कोई भी हमें मैट्रिक्स दिया गया है जिसका ऑर्डर है n/n का। ओके, अब वो अगर n/n है तो सबसे पहले हम उसके लिए फाइंड करेंगे, या फ्लो चार्ट में पढ़े होंगे यस और नो टाइप वाला। हम सबसे पहले फाइंड करेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ ए, राइट? दैट विल बी ऑर्डर n। अब ये डिटर्मिनेंट a इक्वल टू n के लिए अब दो ऑप्शन होंगे आपके पास, या तो वो इक्वल टू जीरो आएगा या तो वो नॉट इक्वल टू जीरो आएगा। अगर nth ऑर्डर का डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू जीरो आ रहा है देन योर रैंक विल बी इक्वल टू n। अगर वो इक्वल टू जीरो आ रहा है तो आप एक ऑर्डर नीचे जाएंगे, दैट इज n-1 का देखोगे। अब n-1 में आपके पास दो ऑप्शन होंगे, या तो सारे के सारे जीरो आ रहे हैं या एटलीस्ट एक ऐसा है जो नॉन जीरो आ रहा है। अगर एटलीस्ट एक ऐसा है जो नॉन जीरो आ रहा है तो योर रैंक विल बी n-1। और अगर सारे जीरो आ रहे हैं तो यहाँ पे सेम प्रोसेस आप आगे बढ़ाओगे डिटर्मिनेंट a n-2 के लिए। तो ये आपका फ्लो चार्ट होगा रैंक फाइंड करने के लिए। ओके, यहाँ से आपको आपके सारे क्वेश्चन के आंसर मिल सकते हैं। ओके, जैसा अभी मनोज पूछ रहे हैं कि सर अगर सारे 2x2 मैट्रिसेस जीरो हैं तो रैंक 1 होगा। यस, बट एटलीस्ट एक एलिमेंट ऐसा होना चाहिए कि जो नॉन जीरो। ओके, यहाँ पे तो सारे एलिमेंट नॉन जीरो ही है। अगर मान लो मैं यहाँ पे जीरो मैट्रिक्स ले रहा हूँ, 0 0 0 0 0 0 0 0 0, तो यहाँ पे अगर मैं 3x3 है डिटर्मिनेंट ऑफ ए फाइंड कर रहा हूँ 3, आंसर क्या आएगा? 0। वो 0 है, आगे बढ़ूंगा, अब 2x2 वाले सारे फाइंड करूंगा तो 2x2 वाले जितने भी लूंगा आंसर क्या आएगा? 0। तो 2x2 वाले सारे के सारे 0। अब मैं कहाँ पे जाऊंगा? 1/1, 1/1 वाले सारे के सारे 0। अगर 1/1 वाले सारे के सारे आएंगे तो और नीचे तो जा ही नहीं सकता, राइट?
तो अगर 1/1 वाले भी सारे के सारे 0 हैं तो उसका रैंक उससे नीचे होगा, तो इस मैट्रिक्स का रैंक मुझे मिलेगा 1 नहीं मिलेगा, उसके नीचे का मिलेगा, दैट इज 0। अगर ये मेरा 0 मैट्रिक्स है, राइट, या पर्टिकुलरली 0 मैट्रिक्स को बोला जाता है O। ओके, सो रैंक ऑफ मैट्रिक्स O विल बी 0। इज इट क्लियर? चलो अब मैं इसको और मॉडिफाई कर रहा हूँ। अब मैं इसमें 1 लिख रहा हूँ, एक एलिमेंट को 1 कर रहा हूँ। ओके, ये सारी चीजें आपको समझाने के लिए। तो इसमें अगर मैं एक एलिमेंट सिर्फ 1 कर रहा हूँ, 0 0 0 0 0 0 0 0 1। ओके, चलो अब मुझे समझाना है यहाँ पे। तो यहाँ पे 3/3 डिटर्मिनेंट क्या मिलेगा मुझे? इसका 3/3 डिटर्मिनेंट 0 ही मिलेगा। चलो उसके बाद मैं आगे बढ़ूंगा। अब मैं 2/2 पे जा रहा हूँ, तो 2/2 वाले सारे डिटर्मिनेंट मुझे क्या मिलेंगे? 0 ही मिलेंगे, राइट। 2/2 वाले सारे 0 है, नीचे जाऊंगा 1/1। 1/1 एटलीस्ट 1 नॉन जीरो मिल रहा है। तो अगर ये मेरा मैट्रिक्स है A, तो इसका रैंक क्या हो जाएगा? 1। ओके, तो यहाँ पे मैंने रैंक आपका 0, रैंक 1 और रैंक 2 वाले आपको एग्जांपल दिए हैं। आई थिंक यहाँ से सारी चीजें क्लियर हो जानी चाहिए। नाउ लेट मी सी योर डाउट्स। सो मनोज सर, अगर सारे 2/2 मैट्रिक्स 0 हैं तो रैंक 1 है, तो वो मैंने मनोज अभी क्लियर किया। सारे 2/2 0 है तो आपको 1/1 देखने पड़ेंगे। 1/1 यहाँ पे सारे 0 है तो रैंक 0। 1/1 1 आया, रैंक 1, मतलब 1/1 नॉट 0 आया। तो हर्षा सर, माइनर फाइंड करते टाइम वी नीड टू इग्नोर द रो एंड कॉलम ऑफ दैट एलिमेंट, देन हाउ माइनर ऑफ 1/1 इज दैट एलिमेंट इटसेल्फ। हाँ, अब एग्जैक्टली यहाँ पे ऐसा नहीं है कि ये माइनर उसी का माइनर है, समझना। यहाँ पे माइनर का मतलब ये है, आई एग्री विथ योर डाउट, राइट, बट यहाँ पे माइनर का मतलब ये नहीं कि हम रो और कॉलम को ढक के या रो और कॉलम को डिलीट करके हम पर्टिकुलर एक एलिमेंट का माइनर निकाल रहे हैं। ओके, यहाँ पे माइनर का मतलब ये है कि आप 2/2 वाले कितने डिटर्मिनेंट बना सकते हैं। ऐसे देखा जाए तो ये जो 3/3 आपका डिटर्मिनेंट होगा वो तो किसी का माइनर नहीं है, राइट। एग्जैक्टली 3/3 डिटर्मिनेंट आप कहाँ से निकाल सकते हो? एग्जैक्टली उन्होंने मॉड्यूल में जो डेफिनेशन दी वहाँ पे माइनर वर्ड नहीं होना चाहिए, वो एग्जैक्टली डिटर्मिनेंट है कि आपको 3/3 वाले डिटर्मिनेंट कितने मिल रहे हैं, 2/2 वाले डिटर्मिनेंट कितने मिल रहे हैं। तो यहाँ पे माइनर वर्ड का मिसयूज हुआ है, राइट। यहाँ पे माइनर वर्ड नहीं होना चाहिए, उसके डेफिनेशन में डिटर्मिनेंट होना चाहिए। इंजीनियरिंग कॉलेजेस में जब आप आगे पढ़ोगे तो ये वर्ड आएगा, डिटर्मिनेंट। सौमिक सर, अगर उसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट 0 है तो सर रैंक क्या होगा? एक ही एलिमेंट 0 है तो वो डिपेंड करेगा बाकी सारे एलिमेंट पे। मान लो यहाँ पे एक ही एलिमेंट 0 है, बाकी सारे एलिमेंट कुछ भी है, ठीक है, तो अब वहां पे अगर 3/3 रैंक उसका कुछ आ रहा है, समथिंग आ रहा है नॉन 0, तो उसका रैंक 3 हो जाएगा। अब विष्णु, हर बार आप क्या पूछ रहे हैं? M3+1 = 0 इफ 3/3 इज नॉट 0। अच्छा, तो उसका रैंक 3 होगा ना। अच्छा, मतलब आप ये पूछ रहे हो M3+1 कैसे हम देख सकते हैं? अब ऑब्वियसली अगर आपका डिटर्मिनेंट ही 3/3 है तो उसका आप 3+1 वाला तो निकाल ही नहीं पाओगे, राइट। तो उसके लिए अगर आपका 3/3 आ गया तो वहीं आपको संतुष्ट मान लेना है। अगर 3/3 इज नॉट इक्वल टू 0, दैट मींस इट्स रैंक इज 3, राइट, क्योंकि उसका 3+1 फोर्थ ऑर्डर का तो हम निकाल ही नहीं पाएंगे। सो इज इट क्लियर एवरीवन? मैं एक बार सारी चीजें वापस रिपीट कर रहा हूँ। यहाँ पे माइनर एग्जैक्टली मिसयूज हुआ है, माइनर वर्ड का माइनर वर्ड नहीं होना चाहिए। कितने मिल रहे हैं वो हमें मिलना चाहिए, ठीक है, मतलब कितने डिटर्मिनेंट मिल रहे हैं वो होना चाहिए। ओके, सो विष्णु इज आस्किंग देन हाउ कैन वी से इट इज 0 और नॉट। अब एग्जैक्टली हमारे पास यहाँ पे है ही नहीं, राइट, 4/4 है ही नहीं। अगर ये 3/3 को 4/4 में आपको कन्वर्ट करना हो तो सारे एलिमेंट आपको 0 लेके करना पड़ेगा, दैट्स इट। तो वाले टाइम पे वो उसका फोर्थ ऑर्डर का डिटर्मिनेंट 0 हो जाएगा, राइट। तो इसीलिए जस्ट आपको सिर्फ इतना लेना है कि अगर आपका 3/3 डिटर्मिनेंट है, मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ सारी डेफिनेशन। हाँ, माइनर इसलिए यूज नहीं करना है क्योंकि माइनर आपका डिफाइन है जब आप रो और कोई भी एलिमेंट का माइनर कैसे डिफाइन है, जब आप उसकी रो और कॉलम को ढकते हैं तो आपको जो डिटर्मिनेंट मिलता है या जब आपको मैट्रिक्स मिलता है उसका डिटर्मिनेंट कहलाता है माइनर। अब यहाँ पे वो कंसेप्ट नहीं है। एग्जैक्टली यहाँ पे हम देख रहे हैं कि R+1 ऑर्डर वाले कितने डिटर्मिनेंट मिल रहे हैं, R ऑर्डर वाले कितने डिटर्मिनेंट मिल रहे हैं, R- ऑर्डर वाले कितने डिटर्मिनेंट मिल रहे हैं। ओके, सो रैंक की डेफिनेशन है R, राइट। कोई भी मैट्रिक्स का रैंक R तब बोला जाता है जब वो मैट्रिक्स के R+1 ऑर्डर वाले जितने भी डिटर्मिनेंट हैं वो सारे के सारे 0 हो जाएं और उससे कम ऑर्डर वाला, मतलब एक सिर्फ एक कम ऑर्डर वाला आर्थ ऑर्डर वाला डिटर्मिनेंट, एटलीस्ट एक डिटर्मिनेंट ऐसा हो जो नॉन जीरो। अगर ये कंडीशन प्रिवेल करेगी
then we can say that rank of that determinant is R. Okay, that means अगर यहाँ से ये डेफिनेशन से अगर मुझे जनरलाइज एक मेथड बनानी हो तो वो मेथड ये है कि अगर a n by n मैट्रिक्स है उसका डिटर्मिनेंट a n में निकाल रहा हूं, अगर वो जीरो है, अगर वो जीरो नहीं है, अब वो n by n है तो डिटर्मिनेंट a n एक ही मिलेगा, अगर वो नॉन जीरो है तो माय रैंक विल बी n, अगर वो जीरो है तो मैं आगे बढ़ूंगा n-1 ऑर्डर पे जाऊंगा। अब n-1 ऑर्डर वाले मुझे 9 मिलेंगे, राइट। अब यहाँ पे सारे के सारे जीरो हो सकते हैं या एटलीस्ट वन एलिमेंट नॉट जीरो हो सकता है या कुछ नॉन जीरो हो सकते हैं। तो अगर सारे के सारे जीरो हैं तो मैं ये सेम प्रोसेस चेक करूंगा n-2 के लिए। अगर एटलीस्ट एक एलिमेंट भी ऐसा मिल जाता है कि जो जीरो नहीं है तो उसका रैंक हो जाएगा n-1। ओके, सो इन शॉर्ट, तो मनोज ये रैंक का सिंबल है ना, ये रो क्या है, रो रैंक का सिंबल है, कब से तो लिख रहा हूँ रैंक ऑफ ए, दिस इज कॉल्ड रो ऑफ ए, राइट। जो आप पढ़ोगे फिजिक्स में रेजिस्टिविटी या शायद पढ़ चुके होंगे। सो एटलीस्ट वन एलिमेंट ऐसा होना चाहिए डिटर्मिनेंट में, सॉरी n-1 ऑर्डर वाला, मतलब जो भी आपको ऐसा डिटर्मिनेंट है जो नॉन जीरो मिल रहा है, तो वो ऑर्डर वाला एक डिटर्मिनेंट आपको नॉन जीरो मिल रहा है, उसके ऊपर वाले ऑर्डर वाले सारे जीरो होने चाहिए, तब वो उसका रैंक बन जाता है। ओके, नाउ Harsha is asking, sir, if we need to take 2 by 2 determinants, that I will get more than 9 2 by 2 determinants through 9C4. अच्छा, 9 एलिमेंट से आपको 2 by 2 डिटर्मिनेंट लेने हैं। होने चाहिए तो 9 ही, राइट, मतलब उसी रो और कॉलम वाले ऑर्डर में ही आपको लेने हैं, मतलब वही रो और कॉलम को ढक के ही आपको लेना है, राइट। तो वो सेंस में देखा जाए तो माइनर वर्ड वो सेंस में सही जगह पे यूज किया है। ओके, हाँ वही, एनी रैंडम फोर एलिमेंट्स हम नहीं ले सकते, राइट। दे शुड फॉर्म अ स्क्वायर, और मतलब वो जिस पैटर्न में उसी पैटर्न में लेना पड़ेगा, मतलब ये 1 2 4 5 ऐसे ही ले सकते हैं, आइदर 2 3 5 6 ले सकते हैं, या 1 3 4 6 ले सकते हैं, या 1 2 7 8 ले सकते हैं, या 2 3 8 9 ले सकते हैं, राइट। तो वो सेंस में देखा जाए तो माइनर वर्ड सही यूज किया गया है, बट जब 1 by 1 देखा जाए तो 1 by 1 अब किसके माइनर होंगे वो पता नहीं है, राइट। रैंडम एलिमेंट्स नहीं यूज करने, वी कैन नॉट टेक रैंडम एलिमेंट्स। ओके, हर्ष आप क्या बोल रहे हो, राइट माइनर ऑफ 5 मतलब? राइट माइनर ऑफ 5 मतलब, अच्छा इग्नोर राइट माइनर ऑफ 5, तो माइनर ऑफ 5 आपका होगा 1379। हाँ वो है, हाँ मनोज माइनर लेना है, बट अब यहाँ पे हमारा क्वेश्चन मार्क ये होगा कि जो आपके 1 by 1 माइनर होते हैं उसको आप ऐसा टर्म नहीं कर सकते कि वो किसके माइनर होंगे। ओके, so that is just your 1 by 1 minor. Okay, so यहाँ पे हमने अलग अलग मैट्रिक्स देखे कि अगर जीरो मैट्रिक्स है तो उसके सारे माइनर जीरो आ रहे हैं, इवन 1 by 1 भी जीरो आ रहा है, इसलिए उसका रैंक 1 by 1 भी नहीं होगा, उससे नीचे होगा, दैट इज जीरो। फिर ए जो मैट्रिक्स है उसका 3 by 3 जीरो है, 2 by 2 वाले सारे जीरो हैं, 1 by 1 वाला एटलीस्ट एक एलिमेंट नॉन जीरो है, इसलिए उसका रैंक हो गया 1। फिर a इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 देखा तो उसका 3 by 3 डिटर्मिनेंट जीरो है, फिर 2 by 2 एटलीस्ट एक एलिमेंट जीरो नहीं, इसलिए उसका रैंक हो गया 2। फिर इसके अलावा एक और मैट्रिक्स दे सकते हो जिसका 3 by 3 जीरो ना हो, तो उसका रैंक हो जाएगा 3। ओके,
ओके ओके ओके, गॉट इट। तो यहाँ पे माइनर डेफिनेशन राइट है, राइट। अभी तमोजित ने बताया कि जो आपके जैसे 3x3 है, 3x3 मैट्रिक्स में आपके 2x2 माइनर कैसे डिफाइन है, अगर इसको ढक लो तो इसके लिए ये आपका 2x2 माइनर हो जाता है। ओके, तो इन सेम वे जब वो 2x2 होंगे, राइट, ये 2x2 है, 4 5 7 8। अब इसमें अगर मुझे 4 का माइनर चाहिए तो 4 की रो और कॉलम को ढक लो, तो उसका माइनर क्या हो गया, 8, मतलब उसका डायगोनली ऑपोजिट एलिमेंट। इज इट क्लियर? ओके, तो 1x1 आपके माइनर, अब ऑब्वियसली 3x3 माइनर आपका कब होगा, जब आप 4x4 मैट्रिक्स कंसीडर कर रहे हो। 2x2 माइनर आपका कब होगा, जब आप 3x3 मैट्रिक्स कंसीडर कर रहे हो। और 1x1 आपका माइनर कब होगा, जब आप 2x2 मैट्रिक्स कंसीडर कर रहे हो। तो 2x2 मैट्रिक्स में किसी भी एलिमेंट की रो और कॉलम को ढक दो, तो उसका डायगोनली ऑपोजिट एलिमेंट आपको मिल जाएगा 1x1 माइनर। ओके, थैंक यू तमोजित। इज इट क्लियर एवरीवन? Students, please give me some response. Okay. Now, Harsha. Yes. Harsha is telling 9 4s are 30. और वो 36 1x1 माइनस आपको मिलेंगे हर्षा, उसमें सारे रिपीट ही होंगे ना, राइट। मेन तो एक्जेक्टली वैल्यूज है 9 जो हर बार रिपीट होगी, राइट। तो 5 का अगर ये 2x2 डिटर्मिनेंट देखो तो 5 का माइनर इधर 7 हो जाएगा, ये 2x2 डिटर्मिनेंट देखो तो 5 का माइनर 9 हो जाएगा, ठीक है। ये 2x2 डिटर्मिनेंट देखो तो यहाँ पे 5 का माइनर 7 हो जाएगा, ये 2x2 डिटर्मिनेंट में 5 का माइनर 9 हो जाएगा, ये 2x2 में 5 का माइनर 1 हो जाएगा, और ये 2x2 में 5 का माइनर 3 हो जाएगा, राइट। सो लाइक वाइज, ओके, हर एक एलिमेंट के 4 माइनर मिलेंगे, तो आई एग्री 36 माइनर मिलेंगे। बट वही अब 7 माइनर इसका भी है, फिर और किसी में भी होगा, और किसी में भी होगा, और किसी में भी होगा, तो वही 7 आपका 4 बार रिपीट होगा, isn't it? Okay, so वो हम डायरेक्ट कर सकते हैं। So good observation, it was a very healthy discussion, right? So क्या रैंक वाली सारी चीजें क्लियर हुई, राइट? हो सकता है रैंक वाले शायद एग्जांपल अभी ना हो एक्सरसाइज में, शायद आपको टीपीपी में मिले डायरेक्ट, राइट? तो उसमें बहुत काम आएगा। तो ये डेफिनेशन और ये चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, जब आप उसके एग्जाम्पल देखेंगे तो ये सारी चीजें और क्लियर होंगी। क्या हम अभी देखें, मेन हमारी एप्लीकेशन बाकी है और सारे एग्जाम्पल बाकी है। ओके, कैन वी मूव टू एप्लीकेशन प्लीज? ax इज इक्वल टू b, अब वो आसान है, राइट? चलो, एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट्स। ओके, अब समझ रहे हैं यहाँ पे? सेम अगर आपको लीनियर इक्वेशंस दिए गए हैं, राइट, देयर इज लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल एंड देयर आर 3 लीनियर इक्वेशंस। ओके, तो वो 3 लीनियर इक्वेशंस हैं, उसको आप a इंटू एक्स इज इक्वल टू बी फॉर्म में लिख सकते हो। ये हम लास्ट टाइम देख के गए थे, जो हमने मैट्रिसेस की एप्लीकेशन भी यूज की थी। अब यहाँ पे अगर आपको x फाइंड करना है, तो x आप कैसे फाइंड कर सकते हो? a इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दो दोनों जगह। सो a इनवर्स इंटू ax is equal to a inverse into b. Again associative law, a inverse into a will be I into x will be x. So x is equal to a inverse b directly. Okay, finish. तो जस्ट आपको a इनवर्स फाइंड करना है। a इनवर्स कैसे फाइंड करोगे? 1 अपॉन डिटर्मिनेंट a इंटू एडजॉइंट a, फिर वो a इनवर्स की वैल्यू इसमें रख दोगे, फिर a इनवर्स और b का मल्टीप्लिकेशन करोगे तो आपको x मिल जाएगा। इज इट क्लियर? क्या ये चीज क्लियर हुई? एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट में और भी बहुत सारी चीजें हैं, d1 by d माइनस d2 by d, d3 by d, उस तरीके से भी हम एक्स वाई जेड फाइंड कर सकते हैं, जहाँ पे d1 d2 d3 कुछ और है, बट वो बाद में देखेंगे, शायद आपके टीपीपी के क्वेश्चंस करेंगे तब देखेंगे।
ओके कैपिटल एक्स आपका वेरिएबल मैट्रिक्स एक्स वाई जेड याद नहीं है क्या? मुझे वो लिखना पड़ेगा पूरा? ओके चलो, और मैट्रिसेस का सॉल्यूशन मुझे भेज दिया है इरफान ने। डिटरमिनेंट का पीडीएफ किसने भेजा था? उसका सॉल्यूशन भी भेज दे भाई नए मॉड्यूल से। कल्पना, तो उसका सॉल्यूशन भी भेज दें आज, ठीक है? अब यहाँ पे हमें कुछ नई टर्मिनोलॉजी पढ़नी है, राइट? स्टूडेंट्स प्लीज गिव मी सम रिस्पांस। ये चीज क्लियर हुई ना? एनी डाउट इन दिस कि अभी वापस वॉइस कट रही है? चलो, अब ax इज इक्वल टू बी में आपको दो टाइप के सॉल्यूशन मिलते हैं एग्जैक्टली। एक होता है आपका कंसिस्टेंट सॉल्यूशन, एक होता है आपका इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन। ओके, कंसिस्टेंट सॉल्यूशन मतलब, अब वो चीजें समझाने के लिए चलो हम 2/2 का याद करते हैं, राइट? अब 2/2 के बारे में पढ़े थे क्लास 10th में, इजंट इट? कि अगर 2/2 मींस, समझो आपको दो वेरिएबल वाले दो इक्वेशन दिए गए, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ओके, नाउ सपोज वो है आपका a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। यहाँ पे आप टाइप ऑफ सॉल्यूशन पढ़े थे क्लास 10th में, या फिर मैं बोलूँ आज के क्लास शुरू करने से पहले बोर्ड पे वही चीज लिखी थी, क्योंकि कल क्लास 10th में वही स्टार्ट किया। ओके, तो कितने टाइप के सॉल्यूशन होते हैं यहाँ पे? और यहाँ पे आपने एक मेथड भी पढ़ी थी एक्स वाई जेड डायरेक्ट निकालने के लिए, राइट? क्या किसी को याद है कि एक्स और वाई दोनों कुछ डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिखते थे? दिस डिटर्मिनेंट बाय डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू माइनस डिटर्मिनेंट बाय डिटर्मिनेंट। ऐसा कुछ याद है आपको सॉल्यूशन? दिस डिटर्मिनेंट बाय डिटर्मिनेंट, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन माइनस दिस डिटर्मिनेंट बाय डिटर्मिनेंट। डिनोमिनेटर में आपका क्या होता था? a1 a2 b1 b2। ओके, इन सेम वे यहाँ पे भी a1 a2 b1 b2 और a1 b1 a2 b2, जैसे भी बोलो। चलो, अब x के ऊपर क्या होता था? वापस वॉइस ब्रेक हो रहा है भाई, आज का दिन तो खतरनाक है। c1 c2 b1 b2, और इधर y के ऊपर आपका क्या होता था? a1 c1 a2 c2। ओके, that is a1 c2 minus a2 c1।
हाँ, मैं उसी में अभी कंफ्यूज हो रहा था कब से कि इस B1 B2 C1 C2 and on the Y we are having A1 C1 A2 C2 और आगे आएगा माइनस। तो यहाँ पे आपको याद होगा, आप ये क्वेश्चन करते थे A1/A2 B1/B2 C1/C2, इन सारे कोएफिशिएंट के रेशियो को चेक करते थे। अगर सारे के सारे रेशियो आपके सेम होते थे, राइट, दैट मीन्स ये दोनों लाइन आपकी कैसी हो जाती थी, कोइंसिडेंट, और वहां पे आपको कितने सॉल्यूशंस मिलते थे, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। अब अगर आपका A1 और मतलब A वाले रेशियोज और B वाले रेशियो सेम है बट C वाला रेशियो सेम नहीं है कांस्टेंट टर्म का, तो यहाँ पे आपको दोनों लाइनें कैसी मिलती थी, पैरेलल, और यहाँ पे सॉल्यूशन नो सॉल्यूशन। और अगर तीनों चीजें सेम नहीं है तो इंटरसेक्टिंग लाइन मिलती थी और उसका सॉल्यूशन क्या मिलता था, यूनिक। दिस इज योर यूनिक सॉल्यूशन, पैरेलल सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, नो इनफाइनाइट सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन एंड यूनिक सॉल्यूशन। वही सेम कंडीशन हमें इधर भी मिलेगी, राइट। अब जब आपको नो सॉल्यूशन मिलता है, दैट इज कॉल्ड योर इनकंसिस्टेंट, राइट। दिस सिस्टम्स आर कॉल्ड योर इनकंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। वो कंसिस्टेंट ही नहीं है, दिस सिस्टम्स आर कॉल्ड इनकंसिस्टेंट। इनफाइनाइट और यूनिक इन दोनों को मिलकर बोला जाता है कंसिस्टेंट, right? Those are called consistent system of linear equation. अब यहाँ पे वो चीज हम कैसे देखेंगे, समझना। तो इनकंसिस्टेंट मतलब मुझे क्या मिलेगा, नो सॉल्यूशन, राइट। कंसिस्टेंट मतलब मुझे मिलेंगे दो टाइप के सॉल्यूशन, आइदर यूनिक आइदर इनफाइनाइट, राइट। आइदर इट विल बी यूनिक और आइदर इट विल बी इनफाइनाइट, और इनकंसिस्टेंट में मुझे मिलेंगे नो सॉल्यूशन। ओके, तो यूनिक सॉल्यूशन के लिए मेरी कंडीशन है कि माय डिटर्मिनेंट ऑफ ए शुड नॉट बी इक्वल टू 0। ओके, तो डिटर्मिनेंट ए नॉट इक्वल टू 0 होगा तब भी आपको 1 अपॉन डिटर्मिनेंट मतलब ए इनवर्स मिलेगा, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए मिलेगा, ए इनवर्स मिलेगा, तभी आपको यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा। मैनी सॉल्यूशन मतलब इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन और नो सॉल्यूशन दोनों के लिए आपका डिटर्मिनेंट हो जाएगा 0। इन दोनों कंडीशन के लिए आपका कॉमन है, डिटर्मिनेंट आपका हो जाएगा 0। फिर आप पूछेंगे सर अगर डिटर्मिनेंट ए नॉन जीरो है तो मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा, डिटर्मिनेंट ए इक्वल टू 0, तो मेरे पास तो दो ऑप्शन है, आइदर मैनी इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन मिलेंगे या नो सॉल्यूशन मिलेंगे। तो मैं कैसे पता कर सकता हूँ कि मुझे कौन सा सॉल्यूशन मिलेगा। सो फॉर दैट वी आर गोइंग टू यूज अ डिफरेंट अप्रोच, राइट। अब समझो यहाँ पे x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी, ए इनवर्स की वैल्यू रखूंगा 1 अपॉन डिटर्मिनेंट है एडजॉइंट है,
तो इट विल बी 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए इंटू बी। तो ऑब्वियसली यहाँ पे 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए तो पॉसिबल नहीं है, तो मैं डायरेक्ट एडजॉइंट ए और बी का प्रोडक्ट करके देखूंगा कि मुझे आंसर क्या मिल रहा है। अगर एडजॉइंट ए और बी का प्रोडक्ट, उसका आंसर अगर मुझे ओ मिल रहा है, दैट इज जीरो मैट्रिक्स, दैट मीन्स इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। अगर ओ नहीं मिल रहा है, दैट मीन्स नो सॉल्यूशन है। ओके, सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू नाउ, आई एम गोइंग टू मल्टीप्लाई एडजॉइंट ए विथ बी। एडजॉइंट ए विथ बी का आंसर, सिंस इट इज मैट्रिक्स, तो मेरे पास दो ऑप्शन होंगे, आइदर वो ओ मिल रहा है या ओ नहीं मिल रहा है। अगर वो मुझे ओ मिल रहा है, O is what? Zero matrix. So I'm having infinitely many solutions. और अगर वो मुझे O नहीं मिल रहा है, that means I am having no solution. क्या स्क्रीन क्लियर दिख रही है आपको? स्क्रीन बहुत ब्लर है, आई थिंक। थ्री बाई थ्री की हर्षा, ये 2x2 के लिए हम चेक कर सकते हैं। 3x3 की कंसिस्टेंसी इनकंसिस्टेंसी चेक करने के लिए अलग रूल है, राइट? जिसमें जिसके नोट मैंने बनाई थी जब मैं प्रीवियस पेपर के सॉल्यूशन कर रहा था, बट उसमें अभी मुझे थोड़ा कंफ्यूजन लग रहा है, तो मैं आपको क्लियर करके बाद में बताऊंगा, क्योंकि उसके लिए आपको डिटर्मिनेंट का वैल्यू फाइंड करना पड़ेगा। ओके, कि अलग अलग डिटर्मिनेंट्स आपको फाइंड करने पड़ेंगे। क्या स्क्रीन क्लियर हुई थोड़ी? जस्ट डू लेट मी नो, क्या स्क्रीन क्लियर हुई? ओके, आई थिंक क्लियर है, राइट? हाँ, ओके, वो क्लियर हो गई कि एक बार मुझे वापस रिपीट करना पड़ेगा कंसिस्टेंसी वाली, इनकंसिस्टेंसी वाली, या एक और चीज पहले बता देता हूँ, उसके बाद सारी चीजें रिपीट करते हैं। चलो, अब मैं यहाँ पे एक चीज आपको समझाना चाहता था, ये ऑलरेडी आपने देखा हुआ है, राइट? ये 2x2 के लिए ऑलरेडी आप देख चुके हैं। 2x2 के लिए ये चीज आप ऑलरेडी देख चुके हैं। ओके, अब 2x2 का ये डिटर्मिनेंट जो आप लिखते थे, दैट इज b1c2 माइनस b2c1, b1c2 माइनस b2c1, क्या इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ? c1c2 अगर यहाँ पे रखूं तो b2c1 वो वही होगा आपका, नहीं समझना, c1 c2 b1 b2, इट इज b2 c1 माइनस b1 c2, b2 c1 माइनस b1 c2। तो यही ये इसी जगह पे कंफ्यूजन हो रहा है, दिक्कत वो है। फिर y के लिए अगर मैं c1 c2 रखता हूँ तो इट विल बी a1 c2 माइनस a2 c1,
ओके, यहाँ पे कुछ कंफ्यूजन है। ओके, इन दोनों जगह पे साइन का कंफ्यूजन हो रहा है। ओके, चलो, ओके, इज दिस करेक्ट? ठीक है, मैं एक बार देख लूंगा क्योंकि मुझे थोड़ा कंफ्यूजन लग रहा है, क्योंकि जो 3/3 के डिफाइन है वो अलग तरीके से डिफाइन है, और वही चीजें अगर मैं इधर 2/2 के लिए अप्लाई करूँ तो वो फिलहाल एप्लीकेबल नहीं हो पा रही है। सो आई विल क्रॉस चेक एंड आई विल लेट यू नो व्हाट इज द प्रॉब्लम, कहाँ पे डिफरेंस हो रहा है एग्जैक्टली। इस तरीके से हमें अलग अलग डिटर्मिनेंट फाइंड करने पड़ेंगे। Where x is defined as dx by dy, y is equal to dy by d, z is equal to dz by d. So don't worry, मॉड्यूल के क्वेश्चन तो हम इसके बिना ही सॉल्व करेंगे। दिस इज वन एक्स्ट्रा टॉपिक। ओके, तो वो चीजें हम बाद में देखेंगे, ये मैं आपको नेक्स्ट क्लास में दिखाऊंगा। ओके, इसके ऊपर मुझे थोड़ा वेरीफाई करना है, सो आई एम हैविंग फ्यू डाउट्स इन दिस। ओके, सो उसको फिलहाल के लिए स्किप करो। ओके, इज इट कॉल्ड क्रैमर्स रूल? ओके, आई विल फाइंड दैट। चलो, तो हम शुरू करते हैं, इसके बेस से हमारे क्वेश्चन शुरू कर देते हैं। ओके, या सबसे पहले इसका आपको रिवीजन करा दूं, तो ये चीज जो आपने 10th में देखी थी वो चीज मैंने आपको पहले रिवाइज कराई, राइट। अब उसकी मदद से अभी आपको 12th में क्या याद रखना है, राइट, कि ax इज इक्वल टू b, उसमें आपको दो टाइप के इक्वेशन मिलेंगे, राइट, दैट आर दोज आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट मतलब आपको सॉल्यूशन मिलेगा यूनिक और इनफाइनाइटली मैनी, और इनकंसिस्टेंट मतलब आपको नो सॉल्यूशन मिलेगा। ओके, फिर यूनिक सॉल्यूशन के लिए आपकी कंडीशन होनी चाहिए कि डिटर्मिनेंट ए शुड बी नॉट इक्वल टू जीरो। आपका डिटर्मिनेंट ए नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। ओके, अगर डिटर्मिनेंट ए आपका नॉट इक्वल टू जीरो है तो आपको यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा। फिर डिटर्मिनेंट ए इक्वल टू जीरो है तो आपको दो सॉल्यूशन मिल सकते हैं, आइदर इनफाइनाइटली मैनी, आइदर नो सॉल्यूशन। अब इन दोनों में से क्या होगा तो वो डिपेंड करेगा एडजॉइंट ए इंटू बी पे, राइट। अगर एडजॉइंट ए इंटू बी मैं फाइंड करूंगा तो वहां से दो चीजें हैं। ओके, या तो मुझे उसका आंसर ओ मिलेगा या तो ओ नहीं मिलेगा। अगर ओ मिल रहा है तो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन मिलेंगे, और ओ नहीं मिल रहा है तो आई विल बी हैविंग नो सॉल्यूशन। ओके, ये चीजें हमें याद रखनी है। क्या स्क्रीन ब्लर दिख रही है? इसका स्क्रीनशॉट ले लूं मैं? ओके, स्मॉल साइज भी हो गई है ना। हाँ, वो मैं फाइंड करूंगा हर्षा, राइट, वो मैं सर्च करके आपको बताऊंगा, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। और उसी उसी से आपका डाउट का सॉल्यूशन भी आएगा हर्षा, जो आपका A1/A2 B1/B2 वाला है ना, वो सारी चीजें यहाँ पे डिटर्मिनेंट के फॉर्म में फाइंड करनी है। ओके, तो वहां से हम 3/3 डिटर्मिनेंट अलग अलग फाइंड करके बता सकते हैं कि वो कंसिस्टेंट होगा कि नहीं। ओके, सो मैं स्क्रीनशॉट भी ले रहा हूँ, I will share you the screenshot. ओके, और वो थोड़ा मैं dx dy dz वाला उसमें मुझे पर्टिकुलरली थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है, सो आई विल एक्सप्लेन यू दोस फॉर्मूला एंड दोस मेथड इन नेक्स्ट क्लास। ओके, और वहां से कुछ शॉर्टकट, वो सारी चीजें जेई के लिए है, इवन आज भी जेई के लिए बहुत सारी चीजें एक्स्ट्रा दे दी, बट उसी में शायद टाइम चला गया। सो शैल वी स्टार्ट 19.4? शुरू करें? पहले आप तो बताओ, आप लोगों में से क्यों 19.4 नहीं किया किसी ने भी घर से? भेजा ही नहीं? ओके, चलो। टू, अब मुझे वो याद नहीं रखा, 2/2 का एडजॉइंट लिखाने के लिए मैंने आपको हाँ लिखा दिया था, मुझे याद है जहां तक।
2/2 का एडजॉइंट कैसे निकालना है, 3/3 का एडजॉइंट कैसे निकालना है, वो मैंने आपको करा दिया था, isn't it? चलो तो सबसे पहला आपका क्वेश्चन है कि इफ a is equal to 1 to 2 1 find adjoint of a in class exercise question number 1 where a is equal to 1 to 2 1. चलो 2/2 है, 2/2 का एडजॉइंट कैसे निकाल सकते हैं? राइट, अगर 2/2 का एडजॉइंट निकालना है तो मैंने बोला था ओके कि हम फर्स्ट रो को चेंज कर देंगे, इंटरचेंज। अगर फर्स्ट रो को इंटरचेंज कर रहा हूँ तो 1 1 1 1 ही होगा, और फर्स्ट डायगोनल, सॉरी प्राइमरी डायगोनल, सेकेंडरी डायगोनल का साइन चेंज कर देंगे तो हो जाएगा -2 -2। ओके, सो 1 -2 -2 1 फ्री के मार्क्स लेने हैं, isn't it? चलो इसके बाद फिर फाइंड एडजॉइंट ऑफ 2 3 1 4, वो तो हो ही जाएगा। फॉर एनी 2/2 मैट्रिक्स ए इंटू एडजॉइंट ए, अब ये आपको दिया गया है कि एक 2/2 मैट्रिक्स है, उसके लिए ए इंटू एडजॉइंट ए इज इक्वल टू 10 0 0 10। ऑब्वियसली इसमें से मैं अगर 10 कॉमन निकालूंगा तो इट इज 1 0 0 1 एंड ए इंटू एडजॉइंट ए क्या होता है, डिटर्मिनेंट ए इंटू आई, राइट? तो इन दोनों के साथ अगर आप कंपेयर करोगे, सो दिस इज योर आई, तो डिटर्मिनेंट ए क्या हो जाएगा, 10। इज इट क्लियर? चलो उसके बाद if a 3/3 matrix A has its inverse equal to itself then find A square। अच्छा ये प्री रीडिंग है, हाँ सॉरी, पता ही नहीं चल रहा क्या कर रहे हैं। चलो सो अगर A 3/3 मैट्रिक्स है और उसका इनवर्स वो खुद है, दैट इज A इनवर्स इज इक्वल टू A, देन वी हैव टू फाइंड A स्क्वायर। चलो A स्क्वायर कैसे फाइंड करेंगे, यहाँ पे दोनों जगह पे A मल्टीप्लाई कर दूं तो A into A inverse is equal to A into A into A inverse will be I, and this is A square। So is it clear? I think screen अब काफी clear होगी, आपको दिख रहा होगा सब अच्छे से। So this is pre-reading exercise। चलो in class exercise, if A is a 3/3 matrix, in class exercise question number 1, if A is a 3/3 invertible matrix, then show that for any scalar k is not equal to 0, Ka is also invertible, and Ka whole inverse is 1/k into A inverse। Okay, let us see that। तो उसके डेफिनेशन और प्रॉपर्टी की मदद से ही करेंगे, राइट? अगर A आपका इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है, इसका मतलब क्या हुआ कि फॉर A my determinant A is not equal to 0 and A inverse exists। क्योंकि डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 होगा तभी आपका उसका A इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। सो फॉर A my determinant A is not equal to 0 and A inverse exists। A inverse exist हो गया है, अब मुझे K into A के लिए फाइंड करना है, राइट? सो फॉर K into A I know that K उसके हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा। अब मुझे K A का डिटर्मिनेंट लेना है, जैसे यहाँ पे मैं डिटर्मिनेंट ले रहा था तो डिटर्मिनेंट A बाहर निकालूंगा तो डिटर्मिनेंट A होल स्क्वायर बाहर आता था। तो जैसे यहाँ पे अगर K बाहर निकालूंगा तो वो क्या बाहर आएगा, डिटर्मिनेंट K या मोड K टू द पावर n, नॉट मोड K, डिटर्मिनेंट A where A is your n by n मैट्रिक्स, क्योंकि वो उसकी n रो या n कॉलम में से बाहर आएगा। तो हर एक रो में से एक एक k बाहर आएगा तो इट विल बी k टू द पावर n डिटर्मिनेंट A। इज इट क्लियर? कुछ तो बोलो। अब उन्होंने ये तो बोला ही है कि डिटर्मिनेंट A नॉट इक्वल टू 0 है, k भी नॉन जीरो है, तो इन दोनों का प्रोडक्ट नॉट जीरो होगा ही होगा। ओके, अब ये नॉट जीरो, अब मुझे A इनवर्स फाइंड करना है, तो अब मुझे k इंटू ए होल इनवर्स फाइंड करना है। तो k इंटू ए होल इनवर्स विल बी इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट के ए इंटू एडजॉइंट ऑफ के ए। ओके, तो सबसे पहले 1 अपॉन डिटर्मिनेंट के ए,
इसको मैं क्या लिख सकता हूं, k टू द पावर n, 1 अपॉन k टू द पावर n डिटर्मिनेंट ऑफ a। अब एडजॉइंट ऑफ a अगर मैं फाइंड कर रहा हूं तो एडजॉइंट ऑफ a क्या आ रहा था, एडजॉइंट ऑफ ए याद करो, बट एक्चुअली मुझे एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट याद है। एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट वो आता है डिटर्मिनेंट ए टू द पावर n माइनस 1, इजंट इट। पर यहाँ पे आपका है एडजॉइंट के और उसको आपको एडजॉइंट ए के फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ओके क्या हमने उसके लिए कोई फॉर्मूला देखी है कि एडजॉइंट के अंदर अगर कोई स्केलर मल्टीप्लाइड में है, ओके ओके यहाँ पर वो एडजॉइंट ऑफ ए बी इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ बी इनटू ए तब अप्लाई होगा जब दोनों मैट्रिसेस होंगे। ये मैट्रिक्स नहीं है, ये आपका स्केलर है, ठीक है। तो वो हमने नहीं देखा है तो हम यहाँ पे आगे नहीं बढ़ सकते, राइट। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, राइट। एडजॉइंट ऑफ के इंटू ए एग्जैक्टली आपका होता है, समझना, एडजॉइंट ऑफ के इंटू ए ये आपका होता है k टू द पावर n माइनस 1 इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, राइट। ये कैसे होता है, तो जब आप एडजॉइंट ए फाइंड करते हो, ए का तो सारे 2/2 को फैक्टर होते हैं, अगर वो 3/3 है तो उन सभी जगह 2/2 में आपका के रहेगा, तो वो k टू द पावर 2 अब बाहर आ जाएगी। अगर वो 3/3 तो k टू द पावर n माइनस 1 हो जाएगा, तो दिस विल बी k टू द पावर n माइनस 1 एडजॉइंट ऑफ ए, राइट। ये कैंसिल हो जाएगा तो 1 अपॉन k बचेगा, so this will be your 1 upon k into 1 upon determinant a into adjoint a, and this is your a inverse, so this is equal to 1 by k a inverse, so k a whole inverse is equal to 1 by k a inverse, right। और उसके साथ ये न्यू फॉर्मूला जो आपको फॉर्मूला बुक में लिखनी है, और इससे पहले जो सारी चीजें समझे वो सारी चीजें फॉर्मूला बुक में लिखनी है। सो एडजॉइंट ऑफ के ए इज इक्वल टू k टू द पावर n माइनस 1 एडजॉइंट है, ये ध्यान रखना, ओके। फिर इसके अलावा दूसरे मेथड से भी कर सकते हो। इसका इनवर्स हम ये कब बता सकते हैं, जब 1 बाई के इंटू के ए इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन हो जाए आई, जो डायरेक्टली हो जाएगा, ओके। सो दिस इज द थिंग। सो आज हम यहाँ तक रखते हैं, इट इज 3:15। आज का आपका होमवर्क रहेगा, कल किसी ने होमवर्क सबमिट नहीं किया है भाई, कोई रीजन भी नहीं बता रहा है, तो फॉर्मूला बुक 5 टाइम्स और 19.4 आपको फिनिश करना है रेगुलर बुक में, ठीक है। इतना कर देना, फिर टीपीपी से शुरू करेंगे, ओके। नेक्स्ट क्लास हमारी कब है, सैटरडे आई थिंक, ओके ओके। चलो इज इट क्लियर। एमटी कितने मार्क्स की होगी मुझे भी पता नहीं है, राइट। वही होगा इधर 300 और 360 जो भी है, ओके। सो shall we end the class? Okay, thank you students.